प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम नेस की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दर्पण में वस्तु का बायां भाग दाएं और तथा दायां भाग बाएं दिखाई पड़ता है, यह परिघटना क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, परिवर्तन, परावर्तन, पार्श्व परावर्तन, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये कहलाती है पार्श्व परावर्तन। जैसे अंग्रेजी का अक्षर अगर बी है ऐसे, तो दर्पण में अगर आप देखोगे तो वैसे आपको दिखाई देगा, तो इसे कहते हैं पार्श्व परावर्तन। आगे है प्रश्न नंबर 2, सभी समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ऐसे परिवर्तन को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन कैसे होता है? पार्श्व परावर्तन, विसरित परावर्तन, नियमित परावर्तन, उपरोक्त सभी। तो वो प्यारे बच्चों होता है चिकने पृष्ठ से होने वाला जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। विसरित परावर्तन में नियमों का खालिस्तान होता है, पालन नहीं, क और ख दोनों कोई नहीं। परावर्तन कहीं भी हो, परावर्तन के नियमों का पालन होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। खुरदरे पृष्ठ से कैसा परावर्तन होता है? तो प्यारे बच्चों, खुरदरे पृष्ठ से जो परावर्तन होता है वो विसरित परावर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश, मानव, वस्तु, कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, वस्तुओं को जो दृश्य बनाता है वो प्रकाश बनाता है। यानी किसी वस्तु पर अगर कोई प्रकाश पड़ता है, वो उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। आगे है, किसी वस्तु को हम कब देख पाते हैं? जब प्रकाश चलता है, जब प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारे नेत्रों तक पहुंचता है, मोमबत्ती जलाने पर, हर समय। तो प्यारे बच्चों, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने आपको बताया जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारे नेत्रों तक पहुंचेगा तो हमें वो वस्तु दिखाई देगी। नेक्स्ट, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? जैसे ये पृष्ठ है, इस पर जो ये किरण पड़ती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। कौन सी? और इससे टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित। तो यहाँ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को पूछा है तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है नेक्स्ट, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, पृष्ठ से टकराकर जो ये वापस लौटने वाली ये जो किरण है वो क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। आने वाली किरण आपतित कहलाती है और टकराकर वापस लौटने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है। आगे है, आपतन कोण से देव परावर्तन कोण के खालिस्तान होता है। तो प्यारे बच्चों, हमेशा बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। जितनी डिग्री के कोण बनाते हुए कोई किरण किसी दर्पण से या परावर्तन पृष्ठ से टकराएगी परावर्तक पृष्ठ से, उतनी ही कोण से वापस जाएगी। तो ये कोण परावर्तन और आपतन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, यह सभी कहाँ स्थित होते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। तो क्या आएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, एक ही तल में स्थित होते हैं। आगे नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कॉपर तथा सल्फेट के संयोजन होता है। कॉपर सल्फेट का वियोजन होता है। कॉपर में विद्युत धारा का न होना, सल्फेट का अम्ल में बदलना। तो प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट का वियोजन होता है। आगे, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसे विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे लोहे पर अगर जिंक की परत चढ़ाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत लेपन।
विद्युत लेपन विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो प्यारे बच्चों, विद्युत लेपन होता है जो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करता है। आगे है, साइकिल के हैंडल पर किस पदार्थ का लेपन किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, साइकिल के हैंडल पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट, लोहे पर टिन का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, टिन जो होती है वो कम अभिक्रियाशील है, तो इसलिए लोहे पर हम टिन का लेपन कर देंगे तो उसको जंग नहीं लगेगा। तो यह कम क्रियाशील है, इसलिए उसका लेपन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट, जब संपृक्ष क्षेत्र के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा का प्रवाहित होने देता है तो परिपथ क्या प्रभाव होता है? परिपथ बंद हो जाता है, परिपथ खुला हो जाता है, परिपथ टूट जाता है, परिपथ खराब हो जाता है। प्यारे बच्चों, जब संपृक्ष क्षेत्र के दोनों सिरों से विद्युत प्रवाहित होगी तो परिपथ बंद होगा, तभी विद्युत प्रवाहित होगी। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? वर्षा जल, वनस्पति घी, आसुत जल, शहद। तो वर्षा का जल जो है वो विद्युत का सुचालक होगा। आगे नेक्स्ट, एलईडी का विस्तृत रूप लिखें। तो एलईडी का पूरा नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ऑप्शन नंबर ख है इसका बिल्कुल सही है। आगे है, एलईडी का लंबा तार परिपथ में किस टर्मिनल से जोड़ा जाता है? तो प्यारे बच्चों, एलईडी जो होती है उसका जो लंबा तार होता है, जैसे ये एलईडी है, इसका एक लंबा तार होता है, एक छोटा तार होता है। तो ये लंबे वाला जो तार होता है वो प्लस यानी धन सिरे से जोड़ा जाता है। तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव होगा? सुई सामान्य रहेगी, सुई में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, सुई में विक्षेप होता है, इनमें से कोई नहीं। अगर प्यारे बच्चों, तार में से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो चुंबकीय सुई जब चुंबक के पास आएगी तो सुई में क्या होगा? विक्षेप होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो प्यारे बच्चों, जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो सभी को पता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत सुचालक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। विद्युत रोधी पदार्थ किसको अपने अंदर से होने देते हैं? तो प्यारे बच्चों, विद्युत रोधी पदार्थ जो होते हैं किसको अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते? विद्युत धारा को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से विद्युत रोधी पदार्थ चुनिए। तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी, जल। तो यहाँ पर विद्युत रोधी पदार्थ जो है वो लकड़ी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मानव शरीर विद्युत का खाली स्थान है। तो प्यारे बच्चों, मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। आगे, कोई पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, इसका पता कैसे लगा सकते हैं? विद्युत धारा की सहायता से, पेचकस की सहायता से, संपृक्ष क्षेत्र की सहायता से, पेन की सहायता से। तो हम टेस्टर की सहायता से पता लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? संपृक्ष क्षेत्र बोलते हैं। तो संपृक्ष क्षेत्र की सहायता से पता करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है घर्षण। तो पहला प्रश्न है, जूतों के तले घिसने का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, जूतों के जो तले हैं वो किसके कारण से घसते हैं? आप सभी को पता है, घर्षण बल के कारण से घर्षण के कारण घसते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो तेल, पाउडर, ग्रीस। तो घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक पदार्थ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर आगे, निम्न में से घर्षण के प्रकार छांटिए। लोटनिक, स्थैतिक, सर्पी। तो लोटनिक भी घर्षण होता है, स्थैतिक भी होता है, सर्पी भी होता है। तो उपरोक्त सभी घर्षण के प्रकार हैं। आगे है, बॉल बेयरिंग के उपयोग के क्या फायदे हैं? तो प्यारे बच्चों, बॉल बेयरिंग के उपयोग के क्या फायदे हैं? सर्पी घर्षण का स्थैतिक में बदलाव, स्थैतिक का सर्पी में बदलाव, सर्पी को लोटनिक में बदलाव, लुटने का स्थैतिक में बदलाव। तो प्यारे बच्चों, बॉल बेयरिंग में क्या होता है? छोटी छोटी गोलियां होती हैं, वो लोटनी गति करती है, तो सर्पिक का लोटनी में बदलाव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। तरल में गति करने वाले वस्तुओं में घर्षण कैसे कम किया जा सकता है? बल लगाकर, उचित आकृति प्रदान करके, दाब कम करके, आकार भी बदलाव करके। तो तरल में क्या है, जैसे पानी के अंदर कोई वस्तु चलेगी तो मछली की तरह उसकी आकृति बनाते हैं, तो उचित आकृति प्रदान करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। तो आगे है, घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का साथ विरोध, सहयोग, आपस में कोई संबंध नहीं।
तो खालिस्तान करता है, घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम में गति में लाने के लिए लगाया गया जाने वाला बल किसका माप है? तो प्यारे बच्चों, रुकी हुई कोई वस्तु है तो वो किसका माप है? स्थैतिक घर्षण का माप है। स्थैतिक घर्षण को पार पाने के लिए हम बल लगाते हैं। आगे है तीसरा, खालिस्तान घर्षण से कम होता है। स्थैतिक सर्पी से, सर्पी स्थैतिक से, स्थैतिक स्थैतिक से, सर्पी सर्पी से। तो सर्पी घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, किसी पृष्ठ पर घर्षण अधिक होगा। तेल लगी कागज़ पर, साबुन लगे फर्श पर, चिकनी लकड़ी पर, ईंटों की सतह पर। तो ये भी चिकना है, ये भी चिकना है, ये भी चिकना है, तो ईंट की सतह पर घर्षण क्या होगा? ज़्यादा होगा। आगे, घर्षण कम करने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? चिकनाई बढ़ा देंगे, अनियमितता कम करेंगे, घिसाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम चिकनाई बढ़ा देंगे घर्षण को कम करने के लिए। तो आगे चलते हैं। तो आगे जो है वो दाब टॉपिक से संबंधित हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर का कोई वर्गाकार खाना है, इस पर जितना बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? दाब कहलाएगा। दाब का सही सूत्र क्या है? तो प्यारे बच्चों, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। बल भाग में क्षेत्रफल होता है। वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वायुमंडल कहते हैं। वायु द्वारा लगाए गए दाब को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आगे है, द्रव तथा गैस बर्तन की दीवारों पर क्या लगाती है? दाब, बल, घर्षण? कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, द्रव तथा गैस अगर किसी बर्तन में भरेंगे हम तो उसकी दीवारों पर दाब लगाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। आगे है, निम्न में से संपर्क बल के प्रकार कौन कौन से हैं? अगर किसी पृष्ठ के संपर्क में आने पर बल लगेगा तो वो संपर्क बल का प्रकार होगा पेशीय बल, घर्षण बल, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, पेशीय बल जो है वो एक संपर्क बल का प्रकार है। निम्न में से पेशीय बल का इस्तेमाल हो रहा है चुंबक से कील पर, बैल से गाड़ी पर, इंजन से कार पर, उपरोक्त सभी में। तो प्यारे बच्चों, न तो चुंबक से कील पर होता है, न इंजन से कार पर। तो बैल से गाड़ी में बैल जो है वो गाड़ी पर पेशीय बल लगाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 में पेशीय बल का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। तो प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। आगे नेक्स्ट, पेड़ से पत्ते का नीचे गिरना किस बल के कारण होता है? तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है किसके कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से होता है। आगे चलते हैं। आगे है, गेंद को पैर से मारना क्या है? अपकर्षण है, अभिकर्षण है, जुड़ाव है, खिंचाव है? तो प्यारे बच्चों, गेंद को पैर से मारना क्या है? अपकर्षण है। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना खालिस्तान कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, किसी को अपनी तरफ खींचना कहलाता है अभिकर्षण, और धक्का देना कहलाता है। पहले वाले प्रश्न में हमने पैर से धक्का दिया तो वो अपकर्षण था, और खींचना क्या कहलाता है? अभिकर्षण। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, या तो खींचते हैं या धक्का देते हैं, कभी क कभी ख। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही होगा। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, विज्ञान की भाषा में बल क्या है? धक्का या खिंचाव है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है, बल कहलाता है। आगे, बल से क्या हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, गति दी जा सकती है, गति को रोका जा सकता है, दिशा परिवर्तित की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, बल से गति भी दी जा सकती है, गति को रोका भी जा सकता है, दिशा परिवर्तित भी की जा सकती है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, आगे है, तारे एवं सौर परिवार। तो पहला प्रश्न, सूर्य भी क्या है? सूर्य भी एक खालिस्तान है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है सूर्य क्या है? एक तारा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है।
तारों की दूरियों को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, तारों का जो प्रकाश हम तक पहुंचता है उसको प्रकाश वर्ष में नापते हैं, उस दूरी को। बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में खाली स्थान होती है। तो पहले बालचंद्र छोटा दिखाई देगा, फिर बड़ा और एक दिन पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन। तो क्या होगी? वृद्धि होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे है, जब पृथ्वी से देखने पर चांद पूर्ण प्रदीप्त नजर आता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब पूरा चंद्रमा नजर आता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो यहाँ पर पहला प्रश्न इसमें से जो है वो है, शिशु को जन्म देने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायु जंतु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। अंडपरजक जंतु का उदाहरण चुनिए। मेंढक, मुर्गी, तितली, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, ये सभी अंडे देते हैं, तो उपरोक्त सभी। लार्वा को कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं कायांतरण। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है वह क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं अलैंगिक जनन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाइड्रा में किस विधि से द्वारा जनन होता है? तो प्यारे बच्चों, हाइड्रा में क्या होता है, इस तरह से हाइड्रा एक साइड में उभार बननी शुरू हो जाती है, इसे कहते हैं मुकुल। तो मुकुलन विधि से जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। दिव्य खंडन विधि में से जीव कितने भागों में विभाजित होता है? दिव्य का मतलब 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आगे है टॉपिक समतल दर्पण। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, बिंब के समान आमाप वाला होता है, उल्टा होता है, कै और कै दोनों। तो प्यारे बच्चों, पहला ही ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, उल्टा गलत है। तो ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, कै और कै दोनों। समतल दर्पण में बिंब का वाम हस्त कैसा दिखाई देता है? तो प्यारे बच्चों, इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। वाम हाथ जो होगा वो क्या दिखाई देगा? दक्षिण दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, जो प्रतिबिंब पर्दे पर बनते हैं वो वास्तविक होते हैं। पर्दे पर न बनने वाला प्रतिबिंब क्या कहलाता है? तो प्यारे बच्चों, वो आभासी होते हैं। कैसे होते हैं? आभासी। आगे है, किसी यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो वह कौन सा दर्पण है? तो प्यारे बच्चों, अगर किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जैसे बाहर की सतह से पॉलिश किए अंदर धसा हुआ है तो वो अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का कौन प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों? डॉक्टर प्रयोग करते हैं दांतों के। तो ये भी आपको याद रखना है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए भी दांत के अंदर जो कीड़ा वगैरह वो अच्छी तरह से दिख सके। तो आगे चलते हैं। आगे है नेक्स्ट, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। आगे है, प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? तीव्रता से गमन करता है, खत्म हो जाता है, दिशा परिवर्तन होता है, कुछ नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश किसी अगर चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो जैसे ही पड़ेगा उसकी दिशा बदल जाएगी, तो दिशा परिवर्तन होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका बिल्कुल सही है। आगे है, दर्पण द्वारा प्रकाश का दिशा परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन प्रकाश का परावर्तन कर सकता है? इस्पात की चमकदार चम्मच ये भी कर सकती है, जल की शांतता ये भी कर सकती है, दर्पण भी कर सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। आगे, दर्पण में दिखने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, दर्पण में दिखने वाली आकृति को हम प्रतिबिंब कहते हैं। आगे है टॉपिक पादपों में पदार्थों का परिवहन। तो पहला प्रश्न है, जड़ के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देता है तना, टहनी, पत्ते व मूल रोम। तो प्यारे बच्चों, जड़ जो होता है, जड़ पर छोटे छोटे ऐसे मूल रोम होते हैं, ये क्या करते हैं? सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका बिल्कुल सही है। पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? तो पौधों के अंदर 2 ऊतक होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम खनिज लवण और पानी को पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और पत्तियों के अंदर जो भोजन बन गया उसको पौधे के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? फ्लोएम। तो यहाँ पर जल का पूछा है तो क्या आएगा? जाइलम आएगा। भोजन का पूछते तो क्या आता? फ्लोएम। फ्लोएम ऊतक का पौधे में क्या कार्य है? तो अभी आ गया यहाँ पर, भोजन को बनाना, भोजन का संग्रहण करना, भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाना, कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को पादप के सभी भागों तक ले जाना। आगे नेक्स्ट,
आगे है, पादपों द्वारा सारा जल खालिस्तान किया जाता है, अवशोषित अवशोषित नहीं, इस्तेमाल वाष्पित। तो प्यारे बच्चों, सारा जल अवशोषित नहीं किया जाता। तो आगे, जल वाष्पन से पौधों को क्या फायदा है? अभिकर्षित विकसित होता है, खिंचाव विकसित होता है, क और ख दोनों इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, जल वाष्पन से पौधों को क्या फायदा होता है? अभिकर्षण विकसित होता है, जिससे जो पानी है वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो आज हमने किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।